हेलो बच्चों। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आज हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई क्या होता है उसके पहले हम एटम की बात करते हैं। इमेजिन करते हैं हमारे पास एक एटम है जिसका नाम है एक्स और जिसमें लिखा है ए एंड जेड, और ये हम बात कर रहे हैं एटम की। इसमें क्या क्या है, इसमें जेड को बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू, क्योंकि दोनों के नंबर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ये आयन नहीं है, क्या है, एटम है। और ए का नाम होता है मास नंबर। मास नंबर, आप ये ध्यान से देखो, जो ये चीज है ना, ये तो प्रोटॉन को भी बता रहा है और इलेक्ट्रॉन को भी बता रहे हैं। और किसी भी एटम का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि वो किस तरह का एटम है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो जेड से पता चलता है। ए मास नंबर है। एक्चुअली जो न्यूक्लियाई है ना, वो न्यूक्लियाई इस पे डिपेंड करता है ए के ऊपर, क्योंकि ए केवल न्यूक्लियाई की बात करता है। ये न्यूक्लियाई की बात भी कर रहा है और ऑर्बिट की बात भी कर रहा है, क्योंकि ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हम ए की बात कर रहे हैं, तो दिस इज जस्ट मास नंबर। परफेक्ट है। और मास नंबर का मतलब क्या होता है, मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन अलॉन्ग विद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये दोनों पार्टिकल कहां पे रहते हैं, ये दोनों पार्टिकल रहते हैं बेटा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को बता रहा है, इसको हम मास नंबर बोल रहे हैं। और जेड को हम एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं। अगर कोई हमसे बोले कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये कितने होंगे, तो तुम बोलोगे सर ये होंगे इक्वल टू ए माइनस जेड। ऐसा हम लोग ने कैसे कर लिया, ये बता रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, ये बता रहा है प्रोटॉन को, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से क्या निकल आएगा, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। बहुत अच्छी बात है। एक चीज होती है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का मतलब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियाई का मतलब है न्यूक्लियस। और एक चीज होता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स इसका मतलब होता है पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों के जो नंबर होते हैं उन दोनों के सम को बोलते हैं हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स बेसिकली मास के नंबर को बताएगा। अगर किसी का मास नंबर 40 है, इसका मतलब हम बोलेंगे उसका मास नंबर 40 है और उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, उसमें 40 न्यूक्लियॉन्स हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन की बात कर रहे हैं। ये टर्म हम लोगों ने क्यों स्टार्ट करा, क्योंकि जब हम मासेस की बात करते हैं ना कि न्यूक्लियस के अंदर कितना मास है, तो मास इसका भी होता है और इसका मास होता है, और दोनों के मासेस नियरली सेम होते हैं। तो जब हम मास की बात करेंगे तो हम इंटरेस्टेड नहीं है कि प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है, हम इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे और उससे और पता चलेगा कि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन होंगे उतना ज्यादा उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का मास होगा। अब न्यूक्लियस का जो मास होता है हम लोग ऐसे लिखते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस। ये मास काफी ज्यादा नहीं होता, मतलब इट्स नॉट इन केजी के किलोग्राम में मास आ रहा है और समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है। ये बहुत छोटा मास आता है, इसलिए हमने इसकी एक यूनिट रखी है और उस यूनिट का नाम होता है एएमयू। इसका मतलब ए का मतलब एटॉमिक, एम का मतलब मास, यू का मतलब है यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हम इसको बोलते हैं। और उसको डिफाइन पता कैसे करते हैं, हमने एक ऐसा आइसोटोप लिया या ऐसा एक न्यूक्लियस लिया जिसका मास बहुत आइडियल जैसा ले लिया, हमने रेफरेंस ले लिया, ऐसे ऐसे कह सकते हैं। और वो लिया हमने कार्बन 12। ये कार्बन है, मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है। इसका जो भी मास था, इसका मान लो मास था m, इसका मास m था, इमेजिन कर लिया हम लोगों ने। और उसको हम लोगों ने क्या माना कि ये आइडियल मास है, m है, और इसमें कितने हमारे पास न्यूक्लियॉन्स थे, 12 थे। तो एक न्यूक्लियॉन का मास कितना आएगा, तो एक का मास आएगा m डिवाइडेड बाय 12। हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया। जो ये कैलकुलेशन के बाद आया, इसको हमने क्या बोला, ये एक न्यूक्लियॉन का मास है। 1 न्यूक्लियॉन मास कितना हो गया, फिर इतना हो गया। दोबारा बताता हूं, कार्बन 12 में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 12। उसके मास को हमने क्या मान लिया, m, और उसको हमने मेजर कर लिया। ठीक है ना, उसको हमने m मान के मेजर कर लिया। फिर हम लोग से बात करी कि हम एक न्यूक्लियॉन का मास निकालेंगे तो इसमें से 12 को डिवाइड करेंगे। ये हम लोगों ने कैलकुलेट करा। और जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो हमें पता चला कि ये निकल के आया कोई 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका मतलब ये क्या चीज, ये कौन सा मास है, प्रोटॉन का है कि न्यूट्रॉन का है, ना ये प्रोटॉन का है ना ये न्यूट्रॉन का है, ये एवरेज मास है एक न्यूक्लियॉन का। और एवरेज का मतलब हुआ
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स का जब एवरेज करेंगे तो ये वो निकल के आएगा। बेसिकली ये क्या निकल के आएगा, सच में ये आएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। बेटा समझना, ऐसा मुझे कैसे पता चल गया, क्योंकि जब हम एक कार्बन की बात कर रहे थे तो उसका मास हम लोगों ने m ले लिया, एक्चुअली मेजर करा, कितना आया वो अभी हम प्रोसेस देखते हैं। और इसमें हमने देखा कि मास नंबर इज 12, एटॉमिक नंबर है 6। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं 6, तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे 6। इसका मतलब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का जो टोटल मास आया वो m आया। और हमने इसको जब डिवाइड करा तो एक न्यूक्लियॉन का मास आया, तो बेसिकली वो एवरेज किसका होगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का एवरेज मास निकल के आएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये कि जब हमने कार्बन 12 6 को देखा तो इसका मास कितने का, 1 मोल का मास, 1 मोल कार्बन का मास हमें मिला 12 ग्राम। ये एक्चुअली मेजर करने के बाद पता चला कि ये 12 ग्राम के बराबर आया। क्लियर हो गया, 1 मोल का, ध्यान रखना। इसका मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन का मास कितना आया होगा, 12 ग्राम, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर कोई हमसे बोले कि एक एटम, एक कार्बन का 1C12 का मास कितना आया होगा, तो वो आया होगा 12 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर हो गया। और जब हमने इसको सॉल्व करा, ये क्या चीज आ गया हमारे पास, एक C12 का मास आ गया। ध्यान रखना, एक C12 का मास आ गया। एक AMU क्या चीज था, एक एटॉमिक मास यूनिट का मतलब, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब हुआ इसका मास, एक का मास हमने निकालना है, इसको हमने कहा एटॉमिक मास यूनिट। और एक का मास का मतलब जितना हमारा कार्बन के एटम का पूरा मास आ रहा है या न्यूक्लियस का पूरा मास आ रहा है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 12 करेंगे। सो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, 1 AMU इज नथिंग बट 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12। इसका मतलब एक कार्बन 12 का मास कितना आया था, इतना आया। हमने इसको डिवाइड करना है 1/12 से, तो इक्वल टू आएगा, मतलब इसमें ऑलरेडी 12 ऊपर था, 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचने वाला है, 1/6.023 इंटू 10⁻23। परफेक्ट। और लेकिन ये किस में आएगा, ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ, ग्राम, ये ग्राम है ना, तो ये किस में आएगा, ये भी ग्राम में होगा। फिर ये भी किस में आएगा, ये भी ग्राम में आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये निकल के आता है, आप कैलकुलेटर से देखो, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ये किस में आ रहा है, लेकिन ग्राम में। तो अगर हम केजी में निकालेंगे, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज मास ऑफ 1 AMU। परफेक्ट है, याद रहेगा आपको 1 AMU का क्या मतलब है। जैसे कोई आपसे बोले कि हमारे पास ये है X 100Z, ये रैंडम सा मैंने कुछ ले लिया, 100Z। इसका एटॉमिक नंबर मुझे नहीं पता, मास नंबर मुझे पता था 100 के बराबर है। और कोई कहेगा कैलकुलेट मास ऑफ दिस न्यूक्लियस। हमने इस वाले न्यूक्लियस का मास निकालना है, कितना आएगा। तुम बोलोगे सर आसान है, मास आएगा इक्वल टू मास नंबर इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। एक मास, आपको क्लियर हो गया ना। इसमें कितने न्यूक्लियॉन है बेटा, 100 न्यूक्लियॉन है। और एक न्यूक्लियॉन का मास अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब वो कितना होगा, एक्चुअली आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻27, दैट इज 1.66 माइनस 25 kg। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पे हम डील कर रहे हैं बहुत छोटे छोटे मासेस के साथ, सो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या होती है। एक और बात है, अभी हम जब बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो हमें बहुत स्मॉल चेंजेस या बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन का पता करना बहुत जरूरी होगा। सो वी हैव टू लुक एट दैट, वो हमने देखना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज है, अगर हम आइंस्टाइन के इक्वेशन के हिसाब से अगर कुछ मास लॉस होता है, मतलब पूरे यूनिवर्स में से लॉस ऑफ मास हो जाए डेल्टा एम, तो क्या होता है, तो एनर्जी क्रिएट होती है, तो एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट्स
वो कितनी होती है, E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। कैन यू सी दिस? इसको मतलब अगर हमारे पूरे यूनिवर्स में से या किसी पर्टिकुलर प्लेस या किसी जगह से डेल्टा एम मास खत्म हो जाए तो एनर्जी जनरेट होती है E, और रिलेशन आता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये हम सब जानते हैं। तो कई बार हमसे ऐसे बोला जाता है कि अगर कुछ हुआ और हमारे न्यूक्लियस में से एक एएमयू मास गायब हो गया। कैसे गायब हुआ? बस हो गया, मास पूरे परमानेंटली एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, गायब हो गया, और अब बताओ कितनी एनर्जी जनरेट करेगी। तो उसको हम जानते हैं एक रिलेशन के साथ, उसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन, वी कैन हैव दिस हेडिंग एज रिलेशन बिटवीन AMU एटॉमिक मास यूनिट एंड MEV, मतलब MEV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जूल में बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात नहीं कर रहे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात कर रहे हैं। इसका मतलब एक AMU के गायब होने से कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट होती होगी एनर्जी, तभी हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बोला, हम लोगों ने मेगा इलेक्ट्रॉन बोला है। ये हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो हमारे पास एक AMU मास गायब हो गया, एक AMU मास गायब हो गया, तो एनर्जी कितनी जनरेट होगी? MC स्क्वायर। मास कितना है? एक AMU, एक AMU को क्या बोलेंगे? 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ये किस में आ गया? kg में, और मल्टीप्लाइड बाय C स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। बेटा लेकिन ये आंसर किस में आएगा? ये जूल में आंसर आएगा। क्लियर हो गया? सो दिस विल बी आंसर इन जूल। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग आता है 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल। This much is the energy generated due to loss of 1 AMU mass। लेकिन अगर हमने इसको जूल में तो बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करेंगे तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1.49 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपको याद होगा, और ये आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। जो हम इसको सॉल्व करके देख रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है कुछ 931.25 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। परफेक्ट हो गया। अच्छा, 10⁻6 को हम मेगा बोलते हैं, आपको याद होगा। 10⁻6 को अगर हम मेगा बोलेंगे तो ये 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बन जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा? 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे? हम 931 ले लेते हैं, कई बार हम 930 भी ले लेते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हमारे न्यूक्लियस में से एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक AMU मास गायब हो जाएगा तो क्या फॉर्म होगा? अगर एक AMU मास गायब हो गया तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जेनरेट हो जाएगी। सो इट वॉज द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, और इसको हमने हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट चीज आती है, अब हम अभी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस कुछ ऐसा होगा देखने में, सुपर डेंस। सुपर डेंस मतलब यहां कोई जगह नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि एक प्रोटॉन इधर है सर, एक न्यूट्रॉन सर, एक प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन, फिर ऐसे नहीं होता। गैप नहीं होता इनके बीच में। दे आर सो डेंस दैट हैविंग जीरो स्पेस, मतलब जीरो स्पेस, कोई भी जगह नहीं होती खाली। ये ऐसे नहीं होगा, ये कुछ ऐसे होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आप समझ पा रहे होंगे बेटा मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। कोई जगह, यहां तो फिर भी जगह खाली दिख रही है ना, ये कोई जगह खाली नहीं होती है, ये पूरी तरह से भरा होता है। सुपर डेंस ऐसे कुछ होगा। क्लियर हुआ? सुपर डेंस है मतलब वॉइड नहीं बनते, जैसे सॉलिड लेटिस बनते ना FCC BCC, वैसे वो नहीं बनते। यहाँ वॉइड नहीं बनते हैं, यहाँ पे बस पूरी तरह से डेंस है। पूरी तरह से डेंस होने का मतलब क्या समझ आता है कि जो इसका साइज होगा, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम लोग, साइज ऑफ न्यूक्लियस। जो इसका साइज होगा ना वो डायरेक्टली मास नंबर पे डिपेंड करेगा। मास नंबर का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन यार, मास नंबर का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन। जितने ज्यादा न्यूक्लियन होंगे इसमें, न्यूक्लियन समझ रहे हैं ना, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में से कोई भी हो सकता है। जितने ज्यादा न्यूक्लियन होंगे उतना ज्यादा इसका साइज होगा। यहां साइज का मतलब लेंथ, एरिया या वॉल्यूम? यहां पे वॉल्यूम है। इसका मतलब जो साइज आएगा हम लोग कह सकते हैं साइज का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मैं होपफुल हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा ये बताएगा कि मास नंबर उतना है। अगर मास नंबर डबल हो गया,
मतलब न्यूक्लियॉन्स डबल हो गए, तो वो रहेंगे कहाँ पे, सेम वॉल्यूम में कि डबल वॉल्यूम में, डबल वॉल्यूम में। अगर मास नंबर 3 टाइम हो गया, मतलब न्यूक्लियॉन 3 टाइम हो गए, तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। सो वील हैव दिस रिलेशन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। बहुत सही जा रहे हैं हम लोग। V का मतलब अगर हमारी न्यूक्लियस का रेडियस R के इक्वल होगा तो V को हम लिखेंगे कितना, 4/3 पाई R क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। यहां तक बिल्कुल सही हो रहा है। अगर हम यहां बेटा R कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, A⁻³ 1/3। मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर 1/3। यहां तक क्लियर हुआ। इसका मतलब मास नंबर जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे रेडियस बदलता चला जाएगा। कोई बोलेगा हाइड्रोजन में और हीलियम के रेडियस में क्या फर्क होगा, तो तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन, अगर हम एग्जांपल रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ H एंड He न्यूक्लियस, इनकी रेडियाई हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम जब हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो आएगा 1 का पावर 1/3, क्योंकि मास नंबर कितना होता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, केवल एक प्रोटॉन है और तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वहां पे मास नंबर केवल 1 के बराबर है। क्लियर। हीलियम की बात करें तो हीलियम को कैसे लिखते हैं, हीलियम को लिखते हैं 2 4 ऐसे। इसका मतलब प्रोटॉन कितने 2 और न्यूट्रॉन कितने 2 और टोटल कितना हो गया, मास नंबर 4 हो गया। इसका मतलब R ऑफ He कैलकुलेट करेंगे तो आएगा प्रोपोर्शनल टू 4 पावर 1/3। अगर हम इनकी रेडियस का रेशियो कैलकुलेट करें दोनों का, H/He मतलब RH/R हीलियम, दिस विल कम आउट 1/4⁻1/3। So this is the relation by which we can calculate the relation of radii of या रेशियो या वैल्यू या सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, अगर हम बात कर रहे हो हाइड्रोजन की, तो फॉर H न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो हमारे पास रेडियस आएगी कुछ, लेट्स से ये सबसे बेसिक और रेफरेंस न्यूक्लियस है ना, सबसे छोटा, इसको हम R0 मान लेते हैं। अगर इसका रेडियस R0 होगा तो वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई R0 का क्यूब। और ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के, और मास नंबर कितना है, 1 है। बात बेटा समझ आता है। अगर हम किसी और एनी अदर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वो ऐसे होगा, उसका रेडियस आएगा R के बराबर, मास नंबर होगा A के बराबर। तो रिलेशन क्या आएगा, 4/3 पाई R क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, सपोज करो दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या लिख रहे होंगे, हम लोग लिख रहे होंगे R³ क्यूब इज इक्वल टू वॉट, A। या हम R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R0 टाइम्स A⁻1/3। मतलब ये रिलेशन आ गया यार, सिंपल रिलेशन है। ये किसका रिलेशन आ गया, अगर हमें हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का है, अगर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का रेडियस ऑलरेडी पता हो तो हम बता सकते हैं कि किसी का भी जिसका मास नंबर हमें ऑलरेडी दिया हो उसका रेडियस हम कैलकुलेट कर पाएंगे, बहुत आसान होगा हमारे लिए। अब वो हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, वो कर पाएंगे कि R0 हमें जनरली मालूम होता है, नहीं मालूम तो आपको याद रखना पड़ेगा। R0 की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी मीटर। फर्मी मीटर मतलब 10 पावर माइनस हाउ मच, 15, इतना होता है। अगर हमें ये मालूम चल गया तो R बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, 1.2 10 पावर माइनस 15 A⁻1/3। बस मास नंबर बताओ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एटम का रेडियस नहीं है बेटा, किसका है, न्यूक्लियस का रेडियस है। हम रखते जाएंगे वैल्यूज और आंसर अपने आप से आता चला जाएगा। ठीक है। सो ये हमारे पास था रेडियस के बारे में। अगर कोई तुमसे बोले डेंसिटी बताओ, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बताओ, ये कैसे निकालेंगे, ये हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि मान लो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इमेजिन करो, और इसका जो मास नंबर है वो A है। मास नंबर कितना है, A है। तो इसका टोटल मास कितना आएगा, मास नंबर इज नॉट मास, ध्यान रखना, मास नंबर इज नॉट मास, मास नंबर इज नंबर। तो टोटल मास कितना आएगा, टोटल मास आएगा मास ऑफ 1 न्यूक्लियन इनटू मास नंबर। परफेक्ट। एक न्यूक्लियन का मास मल्टीप्लाइड बाय मास नंबर। अगर हम एक न्यूक्लियन के मास को m बोलते हैं और मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं m। डन हो गया।
बहुत बढ़िया। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी को हम रो से डिफाइन करते हैं। ये क्या आएगा? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज दैट टोटल मास? दैट इज m इंटू ए अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को क्या लिखेंगे हम? 4/3 पाई आर क्यूब। आई होप आपको समझ आ गया। जहां पे आर क्या चीज है? आर इसका रेडियस है। सो दिस एम ए डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एम ए अपॉन 4/3 पाई आर। हमने अभी अभी लिखा था, देखो क्या लिखा था, ये लिखा हुआ है सामने, या फिर यहां से भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। इसका जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? वील गेट दिस वैल्यू एज आर क्यूब का मतलब होगा आर नॉट इंटू ए पावर 1/3 का होल क्यूब। आई थिंक यहां तक क्लियर हो रहा है। तो अब हम यहां से बोल सकते हैं नाउ दिस इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। कैन यू सी? ए पावर 1/3 का क्यूब कर दिया हम लोगों ने, तो ऐसे कुछ आ गया। तो ए से ए कैंसिल हो गया और ये इक्वल टू 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। अब आप मेरे को एक बात देख के बताओ, क्या ये टाइप ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब अगर हम बात करें सोडियम न्यूक्लियस की, हम बात करें सोडियम न्यूक्लियस की, हम बात करें पोटेशियम की, हम बात करें यूरेनियम, आयरन, कॉपर, एनीथिंग, हर न्यूक्लियस के लिए रो की वैल्यू सेम आएगी। कारण m क्या चीज है? m एक यूनिवर्सल वैल्यू है जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1.66 10 पावर -27 डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू पाई को 22/7 ले सकते हैं, और आर नॉट की वैल्यू अभी हमने 1.2 इंटू 10 पावर -15 का क्यूब। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? रो इज सेम फॉर एवरी न्यूक्लियस। मतलब डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, कमाल है, डेंसिटी ऑफ हीलियम। देखो एक बात ध्यान रखो, सब्सटेंसेस की डेंसिटी अलग होती है। सब्सटेंस न्यूक्लियस को नहीं कहते, एटम को कहते हैं। जैसे पानी की डेंसिटी डिफरेंट है, हवा की डेंसिटी, एयर की डेंसिटी डिफरेंट है, ऑक्सीजन डिफरेंट, नाइट्रोजन डिफरेंट, हाइड्रोजन डिफरेंट, आयरन डिफरेंट। हर एटम या सब्सटेंस की डेंसिटी अलग अलग है। बट उन सब्सटेंसेस के जो न्यूक्लियस हैं, जो उनके सेंटर में पाए जाते हैं, उन सब की डेंसिटी सेम है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो डेंस पार्ट किसी एटम के अंदर है वो सबका सेम है। बट सेम इस एस्पेक्ट में है कि डेंसिटी सेम है, साइजेस सेम नहीं है। सबके न्यूक्लियस का साइज अलग अलग है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ज़्यादा होते हैं, या ऐसे बोलें कि जिनका मास नंबर ज़्यादा होता है उनके साइजेस बड़े होते हैं क्योंकि उनमें पार्टिकल ज़्यादा है। बट डेंसिटी फिर भी सबकी कैसी है? सेम है। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ दिस, इवन डेंसिटी ऑफ आयरन, इवन डेंसिटी ऑफ यूरेनियम, सबके लिए सेम है। बट कौन सी डेंसिटी की बात हो रही है? नोट करना, एटम की डेंसिटी की बात नहीं हो रही बेटा, केवल न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात हो रही है। इन सब्सटेंसेस के अंदर जो न्यूक्लियस लाई करेगा उनमें सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी कैसी है? सेम टू सेम है। और जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये एक ही वैल्यू आएगी। आपके पास कैलकुलेटर है, आपके पास थोड़ा सा दिमाग है, आप सॉल्व करो तो आंसर निकल आएगा। और जब ये सॉल्व करके देखते हैं तो 2.29 इंटू 10 पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, और ये बहुत 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 ज़्यादा है। पानी की डेंसिटी केवल 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होती है, आप समझ सकते हो। पानी की डेंसिटी केवल 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होती है। हमारी बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से भी कम होती है, तभी तो हम पार्शियली ऊपर फ्लोट करते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि ये डेंसिटी 10 पावर 17 है, और 10 पावर 17 हमारी सोच से बहुत ज़्यादा है। मतलब ये डेंस, इतना ज़्यादा डेंस है कि मतलब वी कैन नॉट डिस्क्राइब कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लिमिट से कहीं ऊपर है। परफेक्ट हो गया। सो हमें पता चल गया न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में। अब न्यूक्लियस के बारे में और कुछ देखते हैं। तो हमने अलग अलग तरह के न्यूक्लियस देखे। हमने देखा एक्स, हमने देखा वाई, हम लोग देखा पी, ऐसे ये अलग अलग न्यूक्लियस हैं। इसमें था A1Z1, इसमें था A2Z2, इसमें था A3Z3। और हम लोगों ने क्या पाया, अलग अलग न्यूक्लियस देखे तो हमें बहुत तरह की चीज़ें पता चली कि किसी का केमिकल नेचर कैसा है, किसी का कुछ और है। तो हमें कुछ बातें मिली पता। हमें बातें पता चली कि नंबर 1, अगर Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3 हो, जबकि A1 A2 A3 सेम नहीं है। मैंने क्या बोला?
अगर Z1 Z2 Z3 सेम हो तो इनका काफी हद तक केमिकल नेचर एक जैसा होता है, काफी हद तक बोला ना, एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो Z1 Z2 Z3 अगर सेम है तो ऐसी वाली चीजों को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स क्या चीज है? आइसोटोप्स हैं वो चीजें जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे होंगे? सेम होंगे। क्लियर हो गया? तो मैं आपको बोल सकता हूं, आप थोड़ा सा लिख लो, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द एटम्स। Isotopes of an element are the atoms of the element which have the same atomic number Z, same atomic number Z but different mass number। मतलब ऐसे एटम्स या ऐसे सब्सटेंस जिनके Z सेम आते हैं लेकिन A सेम नहीं आते हैं, इनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, H11, H12, H13। आपको पता होगा ये तीनों आइसोटोप्स हैं और तीनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ही पार्ट है, लेकिन तीनों के नाम अलग अलग हैं। ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटियम है। क्लियर है? इसको हम हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, राइट? ये मेजॉरिटी में पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है। तो लेकिन ये आइसोटोप्स है क्योंकि सबके मास नंबर देखो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं और इनके जो वो हैं एटॉमिक नंबर हैं वो कैसे आ रहे हैं? वो सेम आ रहे हैं। क्लियर है? इसी तरह से हम और भी यूज़ कर सकते हैं, हम हीलियम के भी देख सकते हैं। हीलियम में यहाँ पे 2-3 है, हीलियम में यहाँ पे 2-4 आएगा, हीलियम में यहाँ पे 2-6 आएगा। क्लियर है? इन सब के एटॉमिक नंबर दोबारा से सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। नेचुरल फॉर्म में ये पाया जाता है, बाकी ट्रांजिशन में या किसी अलग अलग फॉर्म में अलग अलग टाइप में पाए जाते हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं वो काफ़ी कम पाए जाते हैं। कार्बन के भी बहुत सारे आइसोटोप होते हैं। जैसे कार्बन को अगर हम देखें तो 610 ये भी होता है, 611 भी होता है, 612 भी होता है, 613 भी होता है। मतलब देखो इतने अलग अलग टाइप पाए जा रहे हैं, जिसमें से मेजॉरिटी में कौन सा पाया जाएगा? ये वाला। बाकी सब मिलते हैं किसी अलग अलग परसेंटेज में, बट ये सारे के सारे क्या हैं? आइसोटोप्स हैं। तो हम लोग अगर आप चाहो और लिख सकते हो, एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, कॉमा, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन and same number of electron but their atomic weight are different, they contain different number of neutrons। मतलब इसमें न्यूट्रॉन के नंबर कैसे होते हैं? वो अलग अलग होते हैं। तो हमें एक टाइप समझ में आ गया। दूसरा टाइप हो सकता है कि हमारे पास जिनकी हम बात कर रहे थे ना, x, y और p, Z1, Z2, Z3, A1, A2, A3। ये भी तो हो सकता है कि इनका जो मास नंबर है A1, A2, A3 वो सेम आ जाए, ये भी तो पॉसिबल है। अगर ये सेम आएगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये सेम आ रहा है लेकिन ये सेम मे भी ना आए, तो ऐसे वाले केस में हम क्या बोलेंगे? इनके मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, इनको हम क्या बोल रहे होंगे? ये आइसोबार्स है। सो दीज आर आइसोबार्स। आइसोबार्स में मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल हो सकते हैं कुछ, जैसे सोडियम। सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर और 12 मास नंबर। सोडियम का नियॉन अगर हम लेते हैं तो इसमें एटॉमिक नंबर 10 है लेकिन मास नंबर अभी भी कितना है? 22। क्लियर हो गया? सो ये दो अलग अलग सब्सटेंस हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होगा, वो एक ही सब्सटेंस और एक ही चीज़ में से जनरेट हुए होंगे, लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सोडियम अलग चीज़ है, नियॉन अलग चीज़ है, लेकिन दोनों के मास नंबर सेम आ रहे हैं। कैल्शियम भी हो सकता है, हम कैल्शियम भी ले सकते हैं। कैल्शियम इन जनरल 20 and 40 मास नंबर होता है। अगर हम आर्गन की बात करें तो ये हमें 18 और 40 ऐसे मिल सकता है। इसका मतलब इनके एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम है। ये क्या चीज़ है? आइसोबार्स है। सो आइसोबार्स लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ऊपर वाले में सेम लिखा हुआ था, राइट? इसमें क्या लिखा? आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ different elements which have the same mass number A but different atomic numbers। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें दोबारा से X, Y, P, Z1, A1, Z2, A2, Z3, A3, ऐसे भी हो सकता है कि Z1 माइनस A1 इक्वल टू A1 माइनस Z1, A2 माइनस Z2 एंड A3 माइनस Z3 ये सेम आए। और ये क्या चीज़ है? ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। क्लियर है?
तो हो सकता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आ जाएं, सेम आ जाएं। तो ऐसे वाले केस में हम इनको बोलते हैं दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर का डिफरेंस जो आता है वो सेम आता है। इनको हम आइसोटोन्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड आइसोटोन्स। परफेक्ट। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, आइसोटोन्स ऑफ द न्यूक्लियाइड्स विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम यहां पे लिख देते हैं सेम नंबर ऑफ neutrons. Perfect. Isotones are nuclides which contain the same number of neutrons, that is, in their case, A minus Z is same. Their atomic number and mass number are different. जैसे 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 हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है कुछ ऐसे कि हम लोग बात करें क्लोरीन 1737, डिफरेंस कितना आएगा 20। पोटेशियम 1939, डिफरेंस कितना आएगा 20। इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें न्यूट्रॉन्स कैसे दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। 37 माइनस 17 या 39 माइनस 19 की वैल्यू सेम आएगी। अच्छा, हाइड्रोजन का एक अभी हमने देखा था ट्राइटियम जिसको हम लोगों ने बोला था, और हीलियम में भी हमने कुछ ऐसे देखा था। यहां देखो फर्स्ट में 3 माइनस 1 2 न्यूट्रॉन है, और इसमें कितने हैं, इसमें भी 2 न्यूट्रॉन है। क्लियर। सो ऐसे ऐसे केसेस हो सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। आपको चेक करना पड़ेगा जब कोई एग्जाम्पल आता है, आपसे पूछा जाता है कि क्या चीज़ है, ये आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोटोन है, तुमने क्या करना पड़ेगा, तुम्हें चेक करना पड़ेगा। अगर सबके एटॉमिक नंबर सेम सेम लग रहे हैं तुम बोलोगे आइसोटोप्स हैं, सबके मास नंबर सेम लग रहे हैं तो आइसोबार्स हैं, अगर डिफरेंस उनका सेम सेम लग रहा है इसका मतलब वो क्या चीज़ है, वो आइसोटोन्स है। सो इट वॉज ऑल अबाउट दी कि ये जो न्यूक्लियन या न्यूक्लियाई के अंदर जो न्यूक्लियन रह रहे हैं उनका नेचर कैसा कैसा है वो हम लोग अभी बात कर रहे थे। अब हम दोबारा से बात करते हैं मास एनर्जी रिलेशन का। मास एनर्जी रिलेशन, थोड़ा ध्यान से सुनो। हमारे पास एक बॉडी जो रुकी हुई है, उसके पास मास है m नॉट। m नॉट को हम बोलते हैं रेस्ट मास। m नॉट इज रेस्ट मास। ऑब्वियस ही बात है यार, वो रेस्ट में है तो रेस्ट मास होगा। अगर ये मास गायब हो जाए अभी अभी सडनली, किसी वजह से गायब हो जाए दुनिया में से, ये खत्म हो जाए, तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये मास डिसअपियर होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी E इक्वल टू एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। डन। बहुत अच्छी बात है। अब थोड़े टाइम बाद हमने क्या देखा है, मास भाग रहा है। अब ये मास भाग रहा है, इसको हम कहते हैं मूविंग मास और डायनामिक मास। डायनामिक मास, मूविंग मास या डायनामिक मास को हमने क्या बोल दिया, m बोल दिया। और ऐसे केस में अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें तो इस एनर्जी का नाम होगा mc स्क्वायर। दोनों में फर्क समझ आ रहा है। यहां पे था m नॉट इंटू सी स्क्वायर और यहां पे आ रहा है m इंटू सी स्क्वायर। आइंस्टाइन की रिलेटिव थ्योरी के हिसाब से जब मूविंग केस होता है तो मास अलग होता है। मतलब हम जानते हैं, ऐसा कई बार पढ़ चुके हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, m की वैल्यू m नॉट से ज्यादा होती है। एक काम करते हैं, इसको E नॉट बोलते हैं, इसको E बोलते हैं। अगर m की वैल्यू m नॉट से ज्यादा होगी तो E की वैल्यू E नॉट से ज्यादा होगी। डन हो गया। m m नॉट से ज्यादा है, E E नॉट से ज्यादा है। अब थोड़ा हम समझें कि इसमें क्या क्या है। जो m नॉट इंटू सी स्क्वायर है, जिसको हम लोगों ने E नॉट बोला था, इसके पास हैज ओनली रेस्ट मास एनर्जी। बेटा रेस्ट मास एनर्जी का क्या मतलब हुआ, रेस्ट मास एनर्जी का मतलब हुआ कि जो मास रेस्ट में था अगर वो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो दैट इज द रेस्ट मास एनर्जी। जबकि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में क्या है, हैज रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब हम एम सी स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं,
हम एम सी स्क्वायर को बोल सकते हैं एम नॉट इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया? प्लस काइनेटिक एनर्जी। किसी ने बोला कि सर अंडरस्टैंड करवाओ, मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, m इक्वल टू होता है एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट, दिस वी नो, ये हम सब जानते हैं। क्लियर हो गया? एक मास जब रेस्ट में था तो उसके पास इतनी एनर्जी थी, मूविंग था तो इतनी एनर्जी थी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डायनेमिक एनर्जी की बात करते हैं, ई की बात करते हैं। वो कितना आ रहा था, एम सी स्क्वायर, इसकी बात कर रहे थे। और इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, m को हम लोग लिखेंगे एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और साथ में क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर। परफेक्ट हो गया। हम लोगों ने m की जगह ये वाली वैल्यू लिख दी और ये लिख दिया। हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल टू आएगा एम नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पावर हाफ इंटू सी स्क्वायर, सॉरी माइनस हाफ। डन। देखो कैसे आया, ये पावर हाफ है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, माइनस हाफ, एम नॉट सेम आएगा, साथ में आएगा सी स्क्वायर। सो वील हैव दिस वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू एम नॉट। इसको सॉल्व करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम जिन बॉडीज की बात करें दे आर रनिंग एट वेरी लो स्पीड, मतलब बहुत ज्यादा तेज नहीं जा रही है। कार भाग रही है, मान लो 1 कार इज रनिंग, और कार की जो वेलोसिटी होगी वो सी के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटी होगी। अगर सी के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। अगर ऐसा करेंगे तो हम बाइनोमियल अप्लाई कर पाएंगे और उसको बोलेंगे 1 पावर हाफ, माइनस हाफ है तो यहां पे प्लस हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। परफेक्ट। सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे आ जाएगा एम नॉट इंटू सी स्क्वायर प्लस हाफ एम नॉट इंटू वी स्क्वायर। बच्चों ध्यान से समझो, क्लियर हो गया? इसका क्या मतलब है, मैं और थोड़ा समझाता हूं। हमारे पास एक मास रुका हुआ था, अगर ये अभी अभी डिसॉल्व हो जाता, तो इसके पास जो एनर्जी निकलती वो निकलती एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। अब हमने इस मास को रन कराना शुरू कराया। आपको याद होगा, जब हम रन कराना शुरू करते हैं तो मास में चेंज अज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। रुकी हुई कार का मास 1000 kg है तो भागती हुई कार का मास भी हम 1000 kg ही मानते हैं। इसका मतलब दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट है कि अगर ये रन कर रही है, मूव कर रही है, रनिंग, तो हमारा कंसेप्ट क्या बोलेगा, हमारा कंसेप्ट बोलेगा इसके पास दो एनर्जी होंगी, एक होगी E1, एक होगी E2। व्हाट इज E1? E1 वो एनर्जी है कि अगर ये रन नहीं भी कर रही होती तो मास में इक्विवेलेंट एनर्जी होती है, और वो कितनी होती है, एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। बट ये तो भाग भी रही है, ये भाग रही है, इसका मतलब इसको हमने रन कराने में कुछ वर्क करा होगा और वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा, और ऑब्वियस सी बात है वो कितना करा होगा, हाफ टाइम्स एम नॉट इंटू वी स्क्वायर। आपको समझ आ गया? तो इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं। या तो हम इसको रनिंग मास को एम नॉट नहीं मान के क्या मानते हैं, एम मानते हैं। रनिंग मास को एम नॉट नहीं मान के हम क्या मानते हैं, एम मानते हैं। तो अगर रनिंग मास को हम एम मानेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, ईदर वी कैन राइट दैट अ मूविंग मास इज इक्विवेलेंट टू एम, और अगर ये डिसअपियर हो जाएगा तो एनर्जी आएगी एम सी स्क्वायर, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या इतनी बात क्लियर है? एक और चीज, काइनेटिक एनर्जी को लिखने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, अभी अभी हम लोगों ने देखा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। कोई आपसे बोले काइनेटिक एनर्जी को समझाओ, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, दैट इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझाता हूं। इसका मतलब है हमारे पास एक मास था एम नॉट जब वो रेस्ट में था, फिर हमारे पास मास हो गया एम जब वो मोशन में आ गया। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेस्ट से मोशन के बीच में मास में कितना फर्क आया। नो डाउट यहां मास ज्यादा होगा, तो मास में कितना फर्क आया, तो इसको हम कह सकते हैं मास डिफरेंस या मास डिफेक्ट। एक तरह से मास डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, डेल्टा एम, एंड हाउ मच इज दैट, एम माइनस एम नॉट के बराबर। ये मास डिफरेंस आ गया मोशन की वजह से। अब कोई आपसे बोले सर काइनेटिक एनर्जी को समझाओ, तो इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है,
डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई हमसे बोले कार है, अ कार हैज मास 1000 kg, डन। नाउ इट इज मूविंग, and its mass is 1000.01 kg। कुछ नहीं बोला आपसे, बिल्कुल नहीं बताया कितनी वेलोसिटी से रन कर। नाउ इट इज रनिंग एंड मास इज 1000.1 kg। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। किसी ने ऐसे बोला, तुम लोग बोलोगे सर आसान है, हमारे पास दूसरा मेथड है। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट m minus m naught into c square, that is 1000.1.01 minus 1000 multiplied by 3 into 10 power 8 उसका होल स्क्वायर, and that is 0.01 into 9 into 10 power 16, that is 9 into 10 power 14 जूल। कैन यू सी, ये बहुत ज्यादा वैल्यू है, इट्स अ वेरी वेरी बिग वैल्यू। तो वेरी वेरी बिग वैल्यू मतलब कार में इतनी एनर्जी होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा, इसका मतलब इतना ज्यादा मास होना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसका मतलब जब कार रन करती है तो मास में चेंज आता है, लेकिन इतना ज्यादा चेंज नहीं आता क्योंकि कार की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं है। इसलिए मैंने लिख तो दिया हाइपोथेटिकली कि 1000.01, बट इतना नहीं होगा, ये बहुत बहुत कम होगा, 1000.0000001 इतना कम होगा। तब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अप्रोप्रिएट निकल के आएगी। सो इट वॉज अबाउट द मास एनर्जी रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।